हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। मैं सागर वालिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां सिलेक्शन एक जिद है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे करंट अफेयर और रीजनिंग के स्पेशल वीडियोस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो के डिफरेंट नोटिफिकेशंस के लिए आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और पीडीएफ आपको मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उन लिंक्स को जरूर चेक करो और उस चैनल को ज्वाइन कर लो, ताकि आपको पीडीएफ और हर तरह का नोटिफिकेशन वहां से मिलता रहेगा। इसके अलावा जैसे दोस्तों आप जानते हैं, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। तो अगर आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं कर रखा तो ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी पे 1 जुलाई से, ये जो भी 1 जुलाई स्टार्ट होगी आफ्टर जून, इसमें मेरा 1 जुलाई से अनअकैडमी प्लस पे भी एक कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें स्पेशल करंट अफेयर का ये शो बनाया गया है कंप्लीटली। तो अगर आपको अपने करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। इसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो बनाया गया है स्पेशली कैबिनेट डिसीजंस को लेकर। जो अपना कैबिनेट है, उन्होंने 3 मुख्य डिसीजंस जो है वो रिलीज किए हैं, जैसा कि आपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखा होगा, वीडियो की टाइटल में देखा होगा। तो उन तीनों डिसीजंस को लेकर आज अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल है जिसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करना चाहूंगा, जिसमें यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि कोऑपरेटिव बैंकों को, जो भारत में सहकारी बैंक है, अब उनका जो कंट्रोल है वो जा रहा है दोस्तों किनके अंडर, वो जा रहा है आरबीआई के अंडर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर। तो ये क्या पूरी न्यूज है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कितने लेवल्स पे ये इंडिया में काम करते हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों देखिए, न्यूज यहां से शुरू होती है। The cabinet on Wednesday approved a slew of proposals, including an ordinance bringing cooperative bank under supervisory power of RBI, Reserve Bank of India, and rupee 1,542 crore interest subvention scheme in micro loans। तो कैबिनेट ने बुधवार को, यानी कल के दिन, आज मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं जब ये वीडियो, आज है 25 जून, ये 24 जून की न्यूज है दोस्तों। 24 जून को कल कैबिनेट ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था कि वो 2 नए रूल जो है वो लागू करने जा रहे हैं, जिनमें से एक रूल तो ये था कि जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है इंडिया के, जितने भी सहकारी बैंक है, अब उनकी कंट्रोल की पावर जो है वो आरबीआई के हाथों में दी जाएगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में दी जाएगी। ये चीज लगातार न्यूज में बनी हुई थी दोस्तों, क्योंकि आपसे छिपा हुआ नहीं है। पीएमसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें घोटाला हुआ था, उसके बाद से जनता लगातार कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर सवाल उठा रही थी। काफी प्रदर्शन भी जनता के द्वारा किए गए। पीएमसी में वाले मामले में तो 1-2 व्यक्तियों की जो है अपना नुकसान देखते हुए उनकी जो है मृत्यु भी हो गई इस वजह से। तो इन सब चीजों के ऊपर सरकार ने पहले से ही प्लानिंग तैयार कर रखी थी। हालांकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस साल के बजट में भी ये चीज अनाउंस कर दी थी कि ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, सहकारी बैंक है, अब इनका जो रेगुलेशन का काम है वो आरबीआई को सौंपा जाएगा। और आरबीआई को सौंपने का मतलब है नाउ द रूल्स आर वेरी टफ। अब कोऑपरेटिव बैंकों के जो नियम हैं वो आरबीआई काफी सख्त बनाएगा, ताकि जो पीएमसी वाला फ्रॉड हुआ वो इन फ्यूचर अपने को देखने को ना मिले। द कैबिनेट ऑल्सो क्रिएट ए 15,000 करोड़ फंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, और इसके अलावा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने सैंक्शन किए हैं, जिसका अनाउंसमेंट हुआ था आत्मनिर्भर भारत अभियान में। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज जो सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया था। तो ये 3 न्यूज है, तीनों न्यूजों का डिस्कशन करते हैं अपन। सबसे पहले शुरू करते हैं कोऑपरेटिव बैंकों से, सहकारी बैंकों से। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया। फॉलोइंग द कैबिनेट डिसीजन, 1,482 urban cooperative banks and 58 multi-state cooperative bank will come under the central bank's oversight, which would mean tighter supervision। तो देखिए दोस्तों, क्या कहा गया कैबिनेट के द्वारा कि भारत में जो है वर्तमान में 1482 जो है वो शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंक काम कर रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव का बैंक काम कर रहे हैं, और इसके अलावा 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक काम कर रहे हैं। दोस्तों, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं जो अपनी ब्रांच एक से ज्यादा स्टेट में खोल सकते हैं, उन्हें बोलेंगे अपन मल्टी स्टेट, मतलब एक से ज्यादा स्टेट। तो इनको लेकर ये रूल जो है वो इनके लिए लाया गया है, और अब इनका जो रेगुलेशन है वो आरबीआई के अंडर जाएगा, रिजर्व
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर जाएगा। इसका मतलब अब जो इनके रूल्स हैं जो हैं वो और भी टाइट जो है होने के चांसेस हैं, ताकि इन फ्यूचर पीएमसी जैसा घोटाला ना हो। आरबीआई पावर ऑन शेड्यूल बैंक वुड बी हैंड्स एप्लीकेबल ऑन कोऑपरेटिव बैंक एज वेल। और अब आरबीआई की जो पावर्स हैं वो शेड्यूल बैंक पे तो ऑलरेडी एप्लीकेबल है ही, और उसके साथ साथ अब कोऑपरेटिव बैंकों पर भी ये चीज जो है वो एप्लीकेबल होगी। द डिसीजन टू ब्रिंग 1540 cooperative bank under RBI supervision will give an assurance to more than 8.6 crore depositors in this bank that their money amounting rupee 4.84 lakh crore will stay safe, यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर said। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस चीज की घोषणा की कि अब लगभग कुल 1540 कोऑपरेटिव बैंकों को, जिसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी शामिल है, अब उन्हें आरबीआई के सपुर्द किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? लगभग 8 करोड़ 60 लाख जो कस्टमर्स हैं जो कोऑपरेटिव बैंकों में जिन्होंने पैसा जमा करवा रखा है, लगभग 4.84 लाख करोड़ रुपीस लगभग इन लोगों का जमा है इनके अंदर। तो अब इन्हें इनके मनी को लेकर सिक्योरिटी मिलेगी, अब इनका पैसा जो है वो और सुरक्षित हो पाएगा। ये घोषणा की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। The banks will come under RBI supervision with immediate effect from the date of President approval on the ordinance। और अभी इस ऑर्डिनेंस को, इस अध्यादेश को राष्ट्रपति के सामने जो है पेश किया जाएगा, और जिस दिन उनका अप्रूवल इस चीज को मिल जाएगा उस दिन से ही ये रूल जो है वो इंडिया में लागू हो जाने वाला है। Cooperative banks had for a long been a weak link in the financial system because of lack of adequate oversight। तो इन दिनों इनकी हालत काफी खराब थी, पीएमसी का घोटाला जब से सामने आया है। इसके अलावा will RBI has been regulating and supervising banking function, primary oversight has been with the register of society। तो इनके जो प्राइमरी फंक्शंस हैं या जो मेजर फंक्शंस हैं उन सब पर अब आरबीआई की निगरानी रहेगी, इनके रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी। The Union Cabinet had in February this year approved amendment to the Banking Regulation Act to bring cooperative bank under the RBI। और इसके लिए जो है यूनियन कैबिनेट ने, केंद्र जो कैबिनेट है उन्होंने फरवरी में ही इस चीज को जो है लागू कर दिया था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो चलता है, जिसको हम हिंदी में बैंकिंग विनिमय अधिनियम कहते हैं, इसमें बदलाव करने की तैयारी जो है वो फरवरी से ही जो है वो गवर्नमेंट की चल रही है। फाइनली इस चीज का अनाउंसमेंट ऑफिशियली भी हो चुका है। The ordinance will implement provisions immediately will law is amended in parliament। The proposal had been announced in the budget of this year। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्रपोजल इस साल के बजट में भी अनाउंस किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बैंक्स इन इंडिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरी। अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव बैंक होते क्या हैं। तो दोस्तों सामान्यतः भारत में जो बैंक है उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। वन है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, और दूसरे हैं कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। वेल कमर्शियल बैंक आर बोथ नेशनलाइज्ड एंड प्राइवेट बैंक। कमर्शियल बैंक में दोनों आते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक भी आते हैं और प्राइवेट बैंक भी आते हैं। विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहकारी बैंकों का जो महत्व है वो खत्म हो जाता है। दे इंक्लूड रिटेल एंड कमर्शियल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन ए कोऑपरेटिव बेसिस। तो ये आपसी सहयोग के माध्यम से जो रिटेल और जो कमर्शियल बैंकिंग होती है वो दोनों काम करती है। देखिए दोस्तों, कमर्शियल बैंक के ऊपर तो सिर्फ एक ही बोझ होता है कि उन्हें बैंकिंग करनी है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंकों के ऊपर जो है 2 बोझ होते हैं। इनको बैंकिंग तो करनी ही करनी है साथ साथ, लेकिन इनको बैंकिंग के साथ साथ जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो है उनको भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जिसमें लोग आपसी सहयोग के द्वारा जो है वो फंड रेज करते हैं। तो और इसके लिए इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अकॉर्डिंग होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा दे आर रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और अब ये जो जाएंगे आरबीआई के अंडर, तो वो जाएंगे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग। ये चीजें दोस्तों आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Earlier these 2 tiers were also under the supervision of RBI। पहले जो इसके 2 टायर हैं, 2 टायर दोस्तों ये हैं, एक तो होते हैं कोऑपरेटिव बैंक का, अगर आप लेवल चेक करते हो तो इनको 3 टायर्स में बांटा गया है। एक तो होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, और फिर आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, जिसको एपेक्स लेवल भी बोला जाता है। मतलब ये भी ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी स्टेट का जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक होता है उसे वहां का एपेक्स बैंक कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थान का एपेक्स बैंक भी है, जयपुर के अंदर स्थित है, आपने जरूर देखा होगा टोंक रोड पे।
इसके अलावा आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982 द सुपरविजन इज पास टू नाबार्ड। शुरू में इसका कंट्रोल आरबीआई के हाथों में ही था, फिर जब नाबार्ड बना तो ये अधिकार नाबार्ड को दे दिए गए और अब ये अधिकार वापस आरबीआई ने अपने अंडर ले लिए हैं। इसके अलावा अनोन्या कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है 1889 में अनोन्या सहकारी मंडली कोऑपरेटिव बैंक खुला था, लोकेटेड इन द सिटी ऑफ वडोदरा, जिसे आप अपन बड़ौदा के नाम से जानते हैं, गुजरात के अंदर। ये भारत का पहला कोऑपरेटिव बैंक है, तो इसका नाम भी ध्यान रखना है, अनोन्या कोऑपरेटिव बैंक, जो खुला था 1889 में वडोदरा गुजरात के अंदर। तो ये बात हो गई दोस्तों कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर। अब बात करते हैं और ये क्यों करना पड़ा, तो ये करना पड़ा दोस्तों पीएमसी फ्रॉड की वजह से। जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो घोटाला हुआ था, आप में से किसी से ये बात छिपी नहीं है, जनता का गुस्सा भी जो है फूटकर सामने आया था जब ये घोटाला देखने को मिला। लोगों ने सरकार पर, आरबीआई पर, सब पर सवाल खड़े कर दिए। तो पीएमसी बैंक के जो एमडी हैं जॉय थॉमस हैज कन्फर्ड टू हाइडिंग डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट बाय एचडीआईएल। देखिए दोस्तों, एचडीआईएल नाम की एक कंपनी थी जिसकी फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इन्होंने क्या किया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के अंदर कुछ फेक अकाउंट खोले, कुछ फर्जी अकाउंट खोले और उनसे लोन लेकर, छोटी अमाउंट में उनसे लोन लेकर, और उन जो अकाउंट्स है उनको एनपीए घोषित कर दिया और उसकी डिटेल्स जो है वो बाहर आने नहीं दी। इस तरीके से लगभग 6,500 करोड़ रुपए का घोटाला पीएमसी बैंक में किया गया, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में किया गया। एसडीआईएल और इस बैंक के जो एमडी थे उस समय के जॉय थॉमस, अब तो इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अभी जो है इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी पूरी चल रही है। लेकिन उस टाइम पे ये एमडी थे तो इन्होंने इस चीज को स्वीकार भी किया, इन्होंने अपना जुर्म जो है वो स्वीकार भी कर लिया। तो डमी अकाउंट वर क्रिएटेड ऑन हिज इंस्ट्रक्शन टू हाइड द नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इनका ये स्टेटमेंट आया था कि मेरे ही कहने पर डमी अकाउंट या फेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए थे और उसके बाद उनमें ट्रांजैक्शंस किए गए थे। ठीक है, तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के जो पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जॉय थॉमस, उन्होंने ये चीज स्वीकार की कि उन्होंने ऐसे फर्जी अकाउंट खोले और लगभग 6,500 करोड़ रुपए का घोटाला हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ मिलकर उन्होंने किया। तो ये था दोस्तों पीएमसी का घोटाला, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला। इसके बाद आरबीआई ने भी सख्त रवैया दिखाते हुए इस पर, बैंक पर जो है उचित कार्रवाई की थी। स्टार्टिंग में तो इसकी डिपॉजिट लिमिट 1,000 पे सेट कर दी थी कि 1,000 से ज्यादा कोई निकलवा ही नहीं सकता और इमरजेंसी केस में 10,000। हालांकि अब धीरे धीरे पीएमसी बैंक इन दिनों 2 बार न्यूज में आ गया है। अब धीरे धीरे आरबीआई जो है, अभी तक मोराटोरियम का जो स्कीम है वो तो अभी तक इस बैंक से नहीं हटा है, लेकिन अब आरबीआई ने इससे विड्रॉल लिमिट 1 लाख रुपए कर दी है, जिससे इस बैंक के 85% जो कस्टमर्स हैं लगभग, वो अपना पूरा पैसा निकालने में सक्षम हो जाएंगे क्योंकि उनके 1 लाख रुपए से कम ही यहाँ पर जमा है। तो चलिए दोस्तों, इसी सीरीज में अब अगली न्यूज और देखते हैं। अगली न्यूज यहाँ पे क्या है, तो ये पीएमसी बैंक में क्या क्या तरह के घोटाले हुए थे ये मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। अब अगली बात करते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन की, जो ब्याज पर छूट दी जा रही है मुद्रा लोन के अंदर, जो दूसरा अनाउंसमेंट था इस मीटिंग का, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि मुद्रा लोन होता क्या है। देखिए दोस्तों, मुद्रा लोन के अंदर सरकार उन छोटे उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो अभी एमएसएमईज में काम कर रहे हैं, छोटे उद्योग के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें 3 तरह के लोन मिलते हैं। एक तो होता है शिशु, जिसमें मिलता है 50,000 रुपए तक का लोन। फिर आता है किशोर, किशोर में मिलता है 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन। और फिर आता है तरुण, इसमें मिलता है दोस्तों 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन। आईबीपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अब इसमें अपडेट क्या है, देखो, द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड ए स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% टू शिशु लोन कैटेगरी ब्रोवर फॉर 1 ईयर अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 2% की अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड करवाने का अनाउंसमेंट कैबिनेट ने किया है, जिसमें शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का लोन होता है उसमें 2% की अतिरिक्त सहायता प्रोवाइड करवाई जाएगी। दिस विल बी अवेलेबल टू अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31, 2020। तो मार्च 31, 2020 तक इनकी जो भी अमाउंट पेंडिंग है उससे इनको काफी फायदा मिलने वाला है। As on that date, about 93.7 million loan account with a total loan amount of about 1.62 lakh crore were outstanding as per official figure। अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो मुद्रा लोन जो लोगों ने लिया था, अब आप जानते हो कोरोना महामारी की वजह से कोई टाइम पे वापस तो कर नहीं पाया, तो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपए अटके पड़े हैं इनकी वजह से। इसलिए सरकार इनमें 2% की छूट का जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा
एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का एक अलग से फंड बनाया है, जिसका नाम है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये सरकार के द्वारा बनाया गया है। इससे डेयरी सेक्टर में, मीट प्रोसेसिंग में और एनिमल फीड प्लांट्स, इन सब का डेवलपमेंट जो है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट कैबिनेट के अप्रूवल जो कैबिनेट ने रिसेंटली इश्यू किए हैं। तो इसी तरह के धमाकेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच टू लिसन दिस वीडियो। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं अगले वीडियो में जल्द, तब तक के लिए बाय।